सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग डेडलॉक एंड्स। हैशटैग डेडलॉक एंड्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे गेस्ट जनाब हसन निसार साहब, मारूफ दानिश्वर, तज्जियाकार और नक्काद। मैं मारूफ दानिश्वर, तज्जियाकार और नक्काद जनाब हसन निसार साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेटा में सूरत हाल ऐसी डेवलप हुई कि पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे रहा, और अलमिया इससे बड़ा ये कि पाकिस्तान की शायद सियासी तारीख ऐसी है या पाकिस्तान के अंदर धरनों की तहरीक चलते ही इसी तरह हैं कि मैयतें रख कर मामलात को कंडीशनलाइज कर दिया जाता है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर होता है और हुकूमत इस हद तक प्रेशराइज हो जाती है कि न सिर्फ मुतालबात मानती है बल्कि वक्त का वज़ीर आज़म भी वहाँ पर जाने पर मजबूर हो जाता है। सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में तो इस तरह नहीं होता है हसन साहब। तो पाकिस्तान में ये किस तरह की सियासत का कल्चर हमने परवान चढ़ाया है और ऐसे प्रेसिडेंट सेट किए हैं कि आज हर एक साल के बाद हमें फिर इस तरह के एहतजाज और एहतजाजी तहरीकें देखने को मिलती हैं। गो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक को यह करना पड़ता है और इसके ऊपर वो मजबूर होते हैं। हसन साहब, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि स्टैंड स्टिल पे के हवाले से, ठीक है ना। तो मुल्क आपका स्टैंड स्टिल वाली पोजीशन में है फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। इसका सबूत है नियाजी साहब का, मरहूम का एक शेर है, जी मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है, या मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है, या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उस स्टैंड स्टिल वाली बात जो है वो इस मुल्क के लिए नई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा एहतजाज का, तो जैसी मेरी तरबियत होगी या जैसा मेरा मिजाज होगा, जैसा मेरा डीएनए होगा। अरबी का एक मुहावरा है, उसका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ज़रूर, कि इंसान की उफ्ताद तबाही उसकी तकदीर होती है। यानी इंसान का टेम्परामेंट ही उसका मुस्तकबिल बन जाता है। सो जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह का एहतजाज होता है। हमारी हर चीज़ जो है, हमारा एक्शन रिएक्शन दोनों वो क्रूड हैं, उसमें सोफिस्टिकेशन की कमी है, उसमें एतदाल की कमी है, म्याना रवी की कमी है, तवाज़ुन की कमी है। और इन चीज़ों ये शऊर जो है ना, ये पैदा होता है तालीम से, और तालीम नाम की चीज़ इस मुल्क में मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा झूठ है जब हुकूमत बताती हैं हमें कि हम शरा खानगी। आप यकीन करो, आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स भी जो है ना, उनकी हालत काबिल रहम है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले अपने मेरा ख्याल है मंडे ट्यूसडे वो 3 दिन होता है, पीर मंगल बुध, वन ऑफ दीज 3 डेज मैं यही सवाल आया तो मैंने उनको कहा, यार 1 अनार 100 बीमार वाली सूरत हाल है। 22 करोड़ की अगर आबादी है तो यहाँ 122 करोड़ मसाइल हैं। एक अकेला प्राइम मिनिस्टर हो जो 1 अनार 100 बीमार, मैंने कहा 22 करोड़ बीमार, वो किधर किधर जाए। अपनी फ़ोटो कापियाँ तो प्राइम मिनिस्टर बांट नहीं सकता। और ये एक ख़ास तरह, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें मंतक नहीं है, इसमें दलील नहीं है, इसमें सिर्फ सरतापा जज्बात के और कुछ भी नहीं है। मसलन अगर प्राइम मिनिस्टर चला जाता है, अब उसको अगर सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि भाई, एजेंसीज की बात तो टालना बड़ा मुश्किल है ना जी। अगर वो कह रही हैं कि भाई ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, ये ख़तरनाक है, ये जो भी है, उनकी सुने इनकी सुने। अच्छा, या तो वो जो कहते हैं ना कि ईसा के पास मौजज़ा था कि मुर्दे भी उठ बैठते थे, तो अगर तो उन्होंने बैठ
बैठना हो तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को रेस्ट लेना चाहिए, चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो असल मसला ये है कि मसाइल का हल, कोई लॉन्ग टर्म को प्लानिंग, बाकी ये जो इस तरह की बात है, हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि आम में एक आध दो तीन इस तरह के भी मामलात हो जाएं, रोक लेते हैं, असेंबली के बाहर आ जाते हैं फलाना। हमारी कौम का एक अपना मिजाज है, एक मूड है, उसकी एक अपनी तरबियत है, उसका अपना एक बैकग्राउंड है। सो एहतजाज भी अपने अपने तरीक़ों से करता है, वजाहत देता है। देखो ना, आप मुझे कहो कि मैं चोर हूँ, मैं जवाब में कहूँ कि आप भी चोर हो, मुझ अगर मेरी कोई तरबियत दुरुस्त होगी तो मैं अपनी चोरी की आपको वजाहत करूँगा कि भाई अच्छा क्या चोरी की है मैंने, ये है, और उसका मैं बैकग्राउंड आपको बताऊँगा अगर मैं सच्चा हूँ। अदरवाइज़ मैं वही करूँगा जो इस मुल्क का कल्चर है। सब लोग टॉप टू टॉप यही कुछ हो रहा है। मैंने आज अपना एक कॉलम रिप्रोड्यूस किया है जी, वो है 1 सितंबर 1996। वो मुझे किसी ने कल डिलीवर किया। कुछ दोस्त आए हुए थे, मैं सी ऑफ करने बाहर गया, उनकी गाड़ी निकली, तो आई वाज स्टिल स्टैंडिंग, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो अ कार स्टॉप्ड, तो उसमें से एक मेरी उम्र से मिलते जुलते, छोटे होंगे मुझसे 5-4 साल जी, साहब उतरे। उन्होंने कहा कि जी आपका 96 का कॉलम है, उसकी फ़ोटोकॉपी लाया हूँ, ये पढ़ के अपने काराइन से पूछें कि 96 से लेके आज तक हालात में किसी किस्म की कोई तब्दीली आई है। मैंने रिप्रोड्यूस किया है, कल आप पढ़ लेना। सो ये दायरे का सफ़र है जी, ये एक दलदल है जिसमें हाथ पांव हम मार रहे हैं, और दलदल में हाथ पांव मारना बहुत ख़तरनाक होता है। आदमी के जो गर्क होने का प्रोसेस तेज़ होता है, इससे ज़्यादा घिरे हुए लोगों के साथ कुछ नहीं होता। और जिस तरह के रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए जाने चाहिए, जिस तरह का रेडिकल किस्म का काम होना चाहिए, वो इस मुल्क में स्लो मोशन भी देख के हंसता होगा कि ये तो मुझसे भी गए गुजरे, कुछ भी नहीं है। वही मुरीर ने आज हरकतें आनियाँ जानियाँ खुदती हैं, बहुत हरकतें तेज तर हैं। सफ़र आहिस्ता आहिस्ता क्या है, रिवर्स का है, आहिस्ता आहिस्ता भी है और रिवर्स का भी है। बहरहाल ये जो आप बात कर रहे हैं वो दर्दनाक है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। सर अफसोसनाक भी है, शर्मनाक शर्मनाक भी है। इसके ऊपर फिर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी बेहिसी भी काबिल मजम्मत है। लेकिन मैं अगेन एक चीज़ पूछना चाहूँगा और हमारी पब्लिक के लिए बताना बड़ा ज़रूरी है। एक तो लफ्ज़ जेनोसाइड का मतलब बड़े डिफरेंट अंदाज में डिपेक्ट किया जाता है पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, और फिर उसके बाद अगर कंडीशनलाइज कर लिया जाए, यानी अगर मैं कंडीशनलाइज कर दूं अपने इस प्रोग्राम को कि मैं प्रोग्राम उस सूरत में करूंगा अगर मेरा इदारा ये करेगा तो ठीक, वरना मैं नहीं करूंगा, या अगर कोई एहतजाज करने वाला कंडीशनलाइज कर दे कि अगर मुल्क का वजीर आज़म मेरे पास चल के आएगा तो मैं ये दफनाऊंगा वरना नहीं दफनाऊंगा, इसको आप किस जुमरे में देखेंगे कि किस तरह की एहतजाज की रविश पे हम तीसरी दुनिया के ममालिक के लोग चल पड़े हैं? हम इसलिए तीसरी दुनिया के, मैंने आपको बताया कि एक्शंस और रिएक्शंस, इनका एक मंजर होता है जी, उनके पीछे एक तहजीब होती है, एक तरबियत होती है। वो जितना लैक करेगी, हमारे एहतजाज भी इसी तरह। हम तो वो बदनसीब लोग हैं कि अपने ही नुकसान पे अपने ही टायर जला के अपनी ही सड़कें बर्बाद करने के बाद अपने ही बच्चों के लिए आलूदगी पैदा करते हैं। ये रवैये है ना जी। तो जिस तरह का ये रवैया है, ये प्रोटेस्ट का दुख दर्द, मैंने तो कहा वो अपनी जगह पे है, रियलिटी है। इस मुल्क के जिस बंदे को भी पता है वहाँ क्या हुआ है, जाहिर है वो सोगवार है। लेकिन प्रोटेस्ट का ये तरीका, आई डोंट नो। हसन साहब, बात अगर गवर्नमेंट की जाए तो गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रही है ना। अब इस्लामाबाद जैसे पोश एरिया में शहर इक़्तिदार के अंदर एक 22 साला नौजवान के ऊपर फायर खोल दिया जाता है, 22 गोलियां उसके सीने में उतार दी जाती हैं, और मुल्क का वज़ीर दाखिला कैबिनेट मीटिंग में ये कहता है कि जी इस तरह के वाक़यात तो मामूल के वाक़यात हैं। तो ये बेहिसी अगर पब्लिक के एंड पे है कि पब्लिक चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रही, तो रियलाइज़ तो हुक्मरान भी नहीं कर रहे हैं। हसन साहब, नहीं, तो बात तो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लॉजिकल बात है। सदियों पहले हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया था
कि जैसे अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान उन पे मसल्लत कर दिए जाएंगे। तो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तारीख बता रही है आपको, तजुर्बा है। जिस तरह के लोग हैं उसी तरह के हुक्मरान हैं। जैसी बेहिसी बाकियों पे तारी है उन पे भी तारी है। वो कोई उनको दरख्तों से लगे हुए आपने उतारे हैं। ये इसी इर्द गिर्द के, ये इसी गंदबला की, इसी अफरा तफरी, इसी क्यास, इसी जहालत, इसी बेरहमी, इसी सफाकी, इसी खुदगर्जी, इन्हीं चीज़ों की पैदावार है ना। हम उनका हिस्सा हैं, वो हमारा हिस्सा है, इसमें कौन सी बात है। मिनहाजुल कुरान का आपने क्या कर लिया था? पीएनए की तहरीक में जो मारे गए क्या कर लिया था? जिन लोगों को लियाकत बाग में जिसको कत्ल कर दिया गया, शहीद कहते हैं, शहीद कर दिया गया, उनका आपने क्या कर लिया था? बेशुमार मकतूलों की तो तादाद ही। बेनज़ीर भुट्टो शौहर नामदार कहते रहे मैं कातलों को जानता हूँ, फिर इक़्तिदार में भी आए, कातलों का कोई पता नहीं। सो वे ऑफ लाइफ है हमारा। पता नहीं क्यों ये मीडिया क्यों इतना करता है। हम ये पुरना जला पता नहीं बिकता होगा ये। मुझे तो अब जब को कहते हैं ना कि बड़ा ये हुआ, बड़ा वो हुआ, मैं तो इधर से सुन के इधर से निकाल रहा होता हूँ। मुझे पता है nobody means anything, nobody means anything। यही हाल लोगों का है। वो 50 साल 45 साल पुरानी कहानी है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी की रेड़ नसीब नहीं हुई, कपड़े की काफ नसीब नहीं हुई, मकान की मीम नहीं मिली, धमालें अब भी डाली जा रही हैं। किधर गया? ज़िया-उल-हक की बरसी याद है? मेरा ख्याल है इस मुल्क की तारीख में नहीं, जनाजा बरसी नहीं, उसके बाद बतदरीज अब जाएं, जाके पता कर लें। वहाँ महीनों के हिसाब से कोई बंदा नहीं घुसता। हम ऐसे ही हैं। बाकी मिली नगमों में हम जिंदा कौम हैं और एक परचम के साए तले बदरदीन का बेटा भी एक है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक है। उस रेआम अपना ये क्या मरियम नवाज़ कहती, प्यारे बहनों, प्यारी भाइयों, मेरी माओ, मेरी फलानों, उनके तन पे कपड़े पूरे नहीं होते, पेट में रोटी पूरी नहीं होती। वो यहाँ से जाके और एवन फील्ड से आके और जाती उम्र से जाके रिश्तेदारियाँ गांठती है और वो तालियाँ भी बजाते हैं। मतलब ये पूरा एक कैरेक्टर है ना। नमाज कदा नहीं करनी, पाबंदी औकात की खबर ही कोई नहीं, टाइम पे पहुँचना ही कहीं नहीं। वो बड़ा खूबसूरत शैब मंसूर हमारे दोस्त हैं, उनकी फिल्म का वो जुमला है, समझने के लिए पूरी गाँवों काफ़ी है कि हराम जेब में डाल के हलाल गोश्त खरीदने निकलने वाला आदमी, मतलब ऐसे लोगों की कमी तो नहीं है। आपने बात बड़ी ज़बरदस्त कही हसन निसार साहब, इसमें कोई हैरत, जैसे आपने अभी तज़किरा किया कि ऐसे लोग कब्रिस्तानों में बड़े मौजूद हैं। तो एक कोट है और बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि कब्रिस्तान ऐसी बेशुमार हस्तियों से भरा पड़ा है जो दुनिया में ज़िंदगी के लिए अपने आप को नागुज़ीर तसव्वुर किया करते थे, आज कोई भूले से भी उनके यहाँ नहीं जाता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी बेसिक बात। नागुज़ीर लोगों से दुनिया के कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। लोगों को ऑटोमन्स के नाम नहीं याद, पूरे मुगलों के नाम नहीं याद लोगों को। आज को कहे मैं मुगल हूँ, लोग हंसते हैं ये लोहार होगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इतने बड़े बड़े ईरान के सफ़ीस देख लें, ज़ार्स ऑफ रशिया देख लें, ये सारा कुछ सामने है। इसमें कौन सी ऐसी हैरत वाली बात है? अल्लाह पाक है, दिनों को फेरता रहता है, इंसानों में कमी ऊपर आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ख़ानदानियों के नामो निशान मिट जाते हैं। ये तो रोज़ की कहानी है। तो फिर लड़ाई किस बात की है हसन साहब? लड़ाई किस बात की है? अब आपने उस दिन मेरे शो पे ही बोला था कि ये कोई छाबड़ी है या कोई रेड़ी है, ये डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, ख़ानदानी विरासत है। तो उसी का अब शाखसाना आज की टॉप स्टोरी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। तो इसके ऊपर अब आप कैसे तबसरा करेंगे? इस पे तो आप पहले भी कह चुके हैं कि छाबड़ी की सियासत है हमारे मुल्क की सियासत। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मेरा जो दीन का फहम है थोड़ा बहुत जी, उसके मुताबिक
काफिर को तो कोई छूट मिल सकती है, मुनाफिक को नहीं। हमारी जिंदगी इतनी मज़हका खेज है, हम जोकरों से बदतर लोग हैं। मैं आपके सामने एक आध मिनट में ना एक चीज़ रखता हूँ, उस पर आप गौर फरमाएं जी। जो उलमा होना क्लेम करते हैं, वो आलिम तो कोई भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो रिवाज है, अल्लामा, जिसको पत्थर मारो वो अल्लामा निकलता है। अल्लामे बड़े हैं, आलिम बड़े हैं, पूछें किसी से, मुझे भी समझाएं। मुसलमानों में होती है भाई मेरे खिलाफत, ऐसा ही है जी। खिलाफत की जिद है मलूकियत या बादशाहत या आमरियत, जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्या है? आप आए, आपने अरबों डॉलर्स की कैंपेन चलाई, ये भी जो बाइडेन और ये वो जो ये दूसरा उनका कॉमेडियन ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप जी, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है ना जी। अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। पाकिस्तान की औकात चूंकि खरबों डॉलर की नहीं है, जरा कम, लेकिन बेतहाशा खर्च होता है जी। अच्छा, इस्लाम की बुनियादी फिलॉसफी क्या है? ये हम पे फटकार, मैं मुनाफिकत की बात कर रहा हूं। इस्लाम का बुनियादी फलसफा ये है कि जो शख्स खुद को किसी ओहदे, किसी मनसब के लिए, कोई शख्स अगर खुद को पेश करे तो वो उस मनसब के लिए बदतरीन आदमी। ये है विजडम, ये है दानिश। मुझे ये बताएं, हुजूर साहिब फराश रहे विसाल से पहले, उनके लिए कितना मुश्किल था किसी को नॉमिनेट करना? बिल्कुल दुरुस्त। हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत कर नहीं छोड़ा, खुद करो, बैत करो। बैत यही है, वो जबरदस्ती है। जो अमारत होती है, जो मलूकियत होती है, वो है गन पॉइंट पे इक्तदार संभालने के बाद कहना कि बैत करो। वो रिवर्स हो जाता है। ओरिजिनल ये है कि मैंने आपके हाथ पे, या बाकियों ने, अक्सरियत ने कर ली, तो यू आर गोइंग टू बी अमीर। और अमीर कोई ताकत तूकत की अलामत नहीं, सैयदुल कौम खादिमुहुम। वेस्टर्न डेमोक्रेसी गाली है इसको। वहां बंदा उसके लिए स्ट्रगल करता है। नॉमिनेशन के लिए सबसे बड़ी जमहूरियत इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इंडिया है, ताकत के हवाले से अमेरिका है। क्या होता है वहां? तो इस्लाम का तो बुनियादी, अच्छा, हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब तशरीफ लाए, उनको नॉमिनेट किया गया था इस तरह। उनके बाद हजरत उस्मान तशरीफ लाए, उनको इस तरह नॉमिनेट किया गया। कहां से कहानी शुरू होती है? हजरत अमीर मुआविया ने, वो पहले आदमी थे जिन्होंने बाकायदा अपना जानशीन अपने बेटे को। तो आपकी तो बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है, फहमी कोई नहीं। यहां ये देसी में नीले पीले रंग के साहब, वही जमहूरियत जमहूरियत, तो किधर जमहूरियत? इवॉल्व करो, तुम थक गए हो, तुम्हें सुझाई नहीं दे रहा। तुम्हें इस्लाम का हर हदफ, हर टारगेट अनअचीवेबल लग रहा है, इसलिए तुम पूरी दुनिया में इधर उधर भटकते फिर रहे हो, ना तीतरो ना बटेरो, चू चू का मुरब्बा है। मुझे समझाएं आप, खिलाफत कहां है? और हम इतने ढीठ लोग हैं, हम ये सल्तनत उस्मानिया को भी खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, जिनके हरम में 300 400 औरतें थीं। हमारे खलीफा, हमारी खिलाफत, नाम ही कोई नहीं लेता। मालियाती निज़ाम पूरी दुनिया का किसी का, यहाँ पाकिस्तान में बड़े से बड़े फन्ने खान को जी, पूरी दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है उसकी समझ नहीं है। कोई बैंकिंग जानता है, कोई फलां काम जानता है, उसके मुख्तलिफ इतने शोबे। ये किसने इवॉल्व किया? जमहूरियत किसका तोहफा है? ये कह देते हैं इस्लाम का। इस्लाम इस तरह की जमहूरियत है कि उसके लिए तुम स्ट्रगल करो, उसके लिए तुम लॉबिंग करो, उसके लिए तुम जोड़ तोड़ करो, उसके लिए तुम लोगों को मैनिपुलेट करो, उसके लिए तुम लोगों की ब्रेन वॉशिंग करो, ख्वाब फरोशी करो, जलसे जुलूस करो, मीडिया को मैनिपुलेट करो,
लोगों की राय को इंजीनियर करो ना, ये नहीं है। इसको दीन का थोड़ा सा भी फहम है, चलो मुझे नहीं पता आपके चैनल पे या मेरे अपने चैनल पे, लेकिन मेरा जो अपना है यूट्यूब चैनल, उस पे आ जाए मेरे साथ बैठ के। जिसका नहीं बिल्कुल, आप बड़ी डिटेल्ड इसकी आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, और मैं तो कम से कम अपनी हद तक इस राय से 100% मुत्तफिक हूँ। हसन निसार साहब, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक जाता है, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, वेस्टर्न डेमोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी किसी भी तर्ज की हो, अगर इतनी ही बुरी है तो दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर फिर ये क्यों काम कर रही है, उसकी वजह क्या है, और अगर फिर हमारा रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है तो फिर हम क्यों हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसी शख्सियत के पैरोकार बनकर मुल्क को नहीं चलाते? क्या उसमें हमारी आसाइशें ख़त्म होने को आ जाएंगी अगर ऐसा हो गया, या फिर हम उस तर्ज सियासत या तर्ज हुकूमत की तरफ जाएंगे ही नहीं जिसमें मामला फलाह पजीर होने का हो, ना कि तरक्की पजीर होने का? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। मारूफ दानिश्वर, तज्जियाकार, नक्काद जनाब हसन निसार साहब आज इस 1-on-1 एक्सक्लूसिव नशिस्त में हमारे साथ मौजूद है। हसन निसार साहब, आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक से पहले हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर डेमोक्रेसी या जमहूरियत का जो तर्ज सियासत है वो इतना ही बुरा है तो मुतादिद ममालिक में ये फिर क्यों राइज है? और ज़ाहिर है कि मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं, उसको देखते हुए फिर हम आगे चलते हैं। और अगर हम बीइंग मुस्लिम ये समझते हैं कि खिलाफत बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज हुकूमत है, तो फिर क्यों फॉलो नहीं किया जाता हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के तरीक़ा हुकूमत को? क्या इसमें हमारी अपनी आसाइशें ख़त्म होती हैं अगर इस तर्ज को हम अपनाते हैं, या फिर हम वो करना नहीं चाहते जो हमारे इस्लाफ हमारे लिए छोड़ कर गए हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है ना कि ये हमारा है, यहाँ से शुरू करते हैं जी। हम इस काबिल नहीं रह गए। अब आपने बात की वेस्टर्न डेमोक्रेसी की, तो आज की तारीख में भाई मेरे बात कर लेते हैं जी। फलसफे बघारने में मेरे मुकाबले में बैठा होगा, वो मुझसे बेहतर बात कर लेगा। मैं तो आज की तारीख में मोटी सी बात, आप मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अभी मैंने मेंशन किसी और हवाले से किया है, वो है हिंदुस्तान जी, इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इस वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने उनको दिया जी, वो कितना, 1 अरब कितना, 60 करोड़ या 40 करोड़, कितने का मुल्क जी। मोदी यार खुदा का खौफ करो, नताइज से देखो ना, मोदी दिया, मोदी। जी जी। अच्छा, अब आए सुपर पावर की तरफ, अमेरिका। क्या ब्रिलियंट बंदा यार बिल क्लिंटन, क्या जबरदस्त आदमी बराक ओबामा, क्या तोहफा दिया है डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरे जैसे बंदे की भी देख के उसको हंसी निकल जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सर। खैर एनीवे, मैं कौन होता हूँ, वो जाने जिनका मुल्क है। लेकिन उन्होंने कितनी तेजी से अजाला किया, इस पे अमेरिकन को दाद देना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ 3 बार का वजीर आजम। यार बात सुने, मैं सच्ची बात है, मैं एक भाई के तौर पे, आप ना एंकर हो ना मैं आपको कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, कभी तन्हाई में बैठ के सोचना जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, नवाज शरीफ जैसा बिलो एवरेज आदमी 3 बार वजीर आजम रह गया, और उसको छोड़ो खुला, ये पनामे शनामे करो ना जरा फारग, NRO को नया निकालो, वो फिर मजीद 3 बार वजीर आजम होगा। तो पूरे 22 करोड़ में, हालांकि 25 करोड़ है, 22 जो कहते हैं वही मान लेते हैं भाई हम, वो पूरे 22 करोड़ में नवाज शरीफ के अलावा को बंदा नहीं मिला। इज ही द बेस्ट? इज ही द मोस्ट एजुकेटेड? इज ही? और पर्चियां पढ़ने वाला, पर्ची भी ठीक नहीं पढ़ने वाला। तो आप कहते हो डेमोक्रेसी। अच्छा, वेस्ट की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, और बात सुने, जरूरी नहीं, हमारे पंजाबी में पता नहीं एक मुहावरा है, मैं ठीक बोलूंगा नहीं जी, कि किसी नू मां बादी किसी नू मां न रोए, ये इस तरह का, किसी को कोई चीज़ रास होती है, किसी को नहीं होती। बस मुझे माश की दाल बहुत पसंद है, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ, मैं क्या करूं,
मुसलमान मुसलमान क्यों है? उसकी एक अपनी दुनिया है, उसके अपने अहदाफ हैं, बिल्कुल, उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसकी अपनी स्ट्रगल है। वरना व्हाई डोंट यू, देखो कहानी तो वही है, जब दरूद भेजते हैं आले इब्राहिम तो आले इब्राहिम ही है। तो एक आइडेंटिटी आपने अपने माथे पे टिकट लगाया हुआ है, वो खत्म करो, उतारो इसको। या तो आपके पास देखो एक पूरा निजाम है, या तो पूरे का पूरा डिसऑन करो या पूरे का पूरा ऑन करो, या तीसरी सूरत यह है कि उसको अचीव करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाओ। अब ये या कैसी कैसी अजीबो गरीब फजूल वैसे करते हैं। इस्लाम में मंजिलों का तयन है, रस्तों का नहीं। जी, दौलत और ताकत, इसके बारे में इस्लाम का जो फलसफा है, इस्लाम की जो विजडम है, जो भी आप उसको कह लो, वो बहुत आसान है कि सियासी ताकत और दौलत इंसानी माशरे में यूं जुडिशियसली मुनसिफाना तौर पे सर्कुलेट करे जिस तरह सेहतमंद इंसानी जिस्म में खून सर्कुलेट करता है। ऐसा ही है। ये नहीं कि सर मेरा चूंकि सर है तो सारा खून उधर ही घुस जाए, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। पूरे आलम इस्लाम को ब्रेन हैमरेज है। ताकत देखो, इर्तकाज जो है ताकत का, दौलत का, वो चंद हाथों में है। दौलत का कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। हमने देखो इबादत को और ज़वाहिर को ही हमने दीन समझ लिया है। दीन तो कोई और कहानी है। बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, बेशक। इसका मतलब है कि अगर तुम गालिब नहीं हो, अगर तुम लीडर नहीं हो, इंसानों को लीड करने के काबिल नहीं हो, तो फिर तुम्हारे मोमिन होने के आगे सवालिया निशान है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अज्जा हैं नमाज, रोजे, ये इबादत और ज़वाहिर जो हैं। हम हैं कौन? कहां खड़े हैं? आबादी में कम है। देर हुई, अल्लाह पाक हमसे नाराज हो गया, वेस्ट को उसने 4-4 टांगें दे दी, उनकी खोपड़ियों में 2-2 भेजे रख दिए, हमारी टांग एक काट ली गई। मुसलमानों के 2 हाथ नहीं होते, 2 आंखें नहीं होती, दिमाग काम नहीं करता, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आप बड़के बुड़के बात मारते हो, ढंग की बात ही कोई नहीं करता। बेसिक बात, नमाज पढ़ें, बहुत अच्छी बात, रोजा भी रखें, बहुत अच्छी बात, सदका खैरात जो जिसकी कोई औकात बसात है वो करे। बोल तो यहाँ लोगों की अपनी रोटी नहीं पूरी होती, यह एम ही प्रोपेगेंडा है, हम बड़ी खैरात करते हैं, वो एक बंदा तुमसे ज्यादा करता है वहां। अच्छा, हज, उम्रे, ये वो सारा कमाल की बात है। और बाकी तुम्हें पता है तुम्हारा मालियाती निजाम पूरी सरहद के साथ बयान कर दिया गया है। करो, कितने मुसलमान मुल्कों, कोई सिला रहमी, कुछ नहीं। सियासी जरूरियात के तहत अगर एक दूसरे का कोई करता है मामला, मैं आपकी कमर खुजला रहा हूं, आप मेरी, तो वो जरूरतें हैं हमारी, वो नहीं है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है जिसका एक उज़्व जख्मी होगा तो पूरा जिस्म दर्द में मुब्तला हो जाएगा। आपका जो असल काम है वो तो आप कर ही नहीं रहे ना। आपका दौलत, मैंने पहले अर्ज किया भाई कि दौलत और ताकत ये फैसला कुन 2 चीजें होती हैं किसी समाज में। ये फैसला कुन 2 फैक्टर्स होते हैं। इस्लाम इसीलिए उनसे डिफरेंट है कि ये ना कम्युनिज्म है ना ये कैपिटलिज्म है। वो तुम करते नहीं, उसका ना कोई जिक्र करता है। को आलम करेगा तो लोग कहेंगे भैरव भाई इसके लिए बाहर निकल, ना उसके लिए नहीं निकलना, क्योंकि वो अनअचीवेबल लगता है, वो हौलनाक चैलेंज है, हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो हसन साहब, आप बात कर रहे थे कि फलाह का मामला है या तरक्की पजीर होने का मामला है,
तो इंसान तो वैसे ही हमेशा से अज़ल से तरक्की पजीर होने की कोशिश करता है। अगर फलाह पजीर होने की कोशिश करता है तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत चल रहा होता है ना, वो किसी भी दीन का हो सकता है। तो दीन इस्लाम सबसे मोतबर है, तो दीन इस्लाम का कोड ऑफ कॉन्डक्ट हम सबको पता है। तो मामला तो सारा तरक्की पजीर होने का है, फिर इसीलिए तो मामला हैव्स एंड हैव नॉट्स की तरफ चला जाता है। गरीब गरीब से गरीब तर है, अमीर अमीर से अमीर तर है। तो फिर चाहे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, जब हैं ही सब फलाह तरक्की पजीर, तो फिर मामला फलाह की तरफ तो ना गया ना सर। बिल्कुल, डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं। मेरा तो कंसर्न ही एक है, मैं जो जलता मरता खुरता रहता हूं इस बात पे कि हम अपने मंशूर से हटे हुए लोग हैं। हम या जानते ही नहीं हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारे अहदाफ क्या हैं, या हम जानना चाहते नहीं और अंदर से चोर हैं कि हम ये हमारे लिए अनअचीवेबल हो गया है, हम इस जोगे नहीं रहे। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिएगा हमारे। मारूफ दानिश्वर तज्जियाकार जनाब हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह से विगो गाड़ियां हमारे आगे पीछे फिर रही होती हैं, उनमें 6-6, 7-7 सिक्योरिटी गार्ड पीछे बैठे होते हैं, जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं रोक लेते हैं। एक आम शहरी के ऊपर गन्स तान कर उसको लहूलुहान करके उसको छलनी कर दिया जाता है। क्या यही गन किसी अशराफिया के बेटे के ऊपर कोई तान सकता है? किसी वजीर, किसी मिनिस्टर, किसी मुशीर, किसी अपोजिशन लीडर के किसी के बेटे के ऊपर कोई तान सकता है? ये किस तरह का मुआशरा हम डिवाइस कर चुके हैं सर? ये बड़ी मेहनतों से की है, डे वन से काम शुरू हो गया था। पाकिस्तान की बुनियाद में जाली क्लेम और जाली जाते हैं। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, बहुत ही गैर मुतवक्को था, उसके लिए तैयारी नहीं थी, चीज़ें मिसमैनेज हो गई और होती चली गई। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और असल बात ये है, देखें बात सुने, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप एक बंदे का पूरा उसका जब आप किसी का अंजाम देखते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसने क्या कुछ किया होगा, कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलती की होगी। तो एज अ नेशन मेरा ख्याल है कि मेरे नज़दीक है कि 15 साल अनइंटरप्टेड, फॉरगेट अबाउट ये ढोंग जितने भी हैं इनको ख़त्म करो। 15 साल प्राइमरी एजुकेशन, ये सुनता ही कोई नहीं, पता नहीं ये बहरे हैं, गूंगे हैं, इनके दिमागों को जंग लगे में। आपकी बुनियादी क्रॉप्स ही ठीक नहीं, आपका रॉ मटेरियल ही बड़ा गलत है, क्या कर लोगे? इन स्कूलों से पढ़े हुए जो मेजॉरिटी जिन बच्चे मेजॉरिटी भारी तरीन अक्सरियत जिन स्कूलों में जा रही है, ये स्कूल जो कुछ उगल रहे हैं, कल अगर यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का तो मैं अल्लाह से उसकी पनाह और अमान मांगता हूँ बस। दूसरी तरफ पॉपुलेशन है, कभी किसी हुक्मरान के मुंह से सुना? ये पाकिस्तान का इतना बड़ा बुहरान है जिसका हिसाब कोई नहीं, किससे खौफजदा है? क्यों? एक दलील काफ़ी है हमारे आका की कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है एतदाल, मियाना रवी, हत्ता के अंदाज़ा लगाएं इबादत में भी मियाना रवी का, खाने में भी, कि भूख बाकी हो कुछ तो खाने से हाथ खींच लो, ये है दीन। लेकिन हसन साहब, जिस तरह आपने कहा कि अक्सर आपके साथ डिबेट होती है तो आप कहते हैं कि हमारे मुल्क का मसला ना तो मुआशियात का है और ना ही सियासियात का है, हमारे मुल्क का मसला इक्तिसादियात का भी नहीं बल्कि अखलाकियात का है। तो मामला जब अखलाकियात का है और प्राइमरी एजुकेशन की तरफ आप खुद इशारा कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की तरफ के बड़ा ही बदतरीन सिस्टम है हमारा। हम जो नर्सरी पैदा कर रहे हैं वो आज से 30 साल बाद हमारे मुंह पे ही तमाचा होगी। तो फिर किसने सोचना है? हमारे हुक्मरान तो आपस की टग ऑफ वॉर से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे हुक्मरान चूंकि हम जैसे हैं, मैं तो एक बुनियादी बात कर रहा हूं ना, या तो कोई चैलेंज करे ना। कभी इस्लाम को आप कहते हो मुकम्मल ज़ाब्ता है यार, और तुम्हें कुछ और करते हुए फिर शर्म नहीं आती? या तो फिर कहो कि हम गलत कह रहे हैं। और अगर ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है
तो सियासी निजाम भी तुम्हारा, तुम वेस्ट का जूठा खा रहे हो, तुम्हारा मालियाती निजाम भी, तुम्हारा साइंसी भी सारा सिलसिला, और तुम्हारा तो अपना है ही कुछ नहीं, साथ कहे जा रहे हो मुकम्मल ज़ाब्ता है याद। तो होश करो, इसको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात साबित करो, क्योंकि ये साबित हो चुका है। और मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है, वो जिस अहद में जिंदा होता है। मुसलमान की एक पहचान ये भी है कि जिस अहद में जिंदा होता है उस चीज़ों को समझता है। अली शरीती का एक जुमला है, कोई यही समझ ले कि चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। तो कौन फैसला करेगा कि अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स क्या होंगे और चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स क्या होंगे? ये कौन फैसला करेगा? शरिया की बात करते हैं, शरिया की डेफिनेशन को बताए। ये तो पानी कब का रुका हुआ, तो सदियां हो गई। शरिया तो फ्लोइंग वाटर को कहते हैं भाई, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर। और अगर वो पानी चंद दिन के लिए रुक जाए तो वो करीहा में तब्दील हो जाता है। दुरुस्त। इससे मुझे कोई एजुकेट करते। बिल्कुल दुरुस्त। अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे बता दें। हसन साहब, खान साहब के बारे में एक सवाल है, और खान साहब के बारे में सवाल पूछना बनता है कि इमरान खान साहब एटलीस्ट 22-23 साल की जिद्दोजहद करके आए और पहुंच गए अपने मुकाम पर। क्या उनकी टीम में इनकॉम्पिटेंस है या माफिया उनको चलने नहीं दे रहा? मामला क्या है? देखें, इस पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। पहली बात तो ये है कि मकाम पे नहीं पहुंच गए। मेरे नज़दीक इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा के मनसब की कतन सच्ची बात है। मनसब बाइज़्ज़त और बावकार होते हैं जब बंदा देखता है हुक्मरान फारूक आज़म, उसके लिए एक तकरीम, ताज़ीम, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम पैदा होता है। बंदा देखता है इस मनसब पे मियां नवाज शरीफ 3 बार, क्या मनसब होगा भाई? शौकत अजीज आए कान से पकड़ के, क्या है भाई? मुल्क में नहीं घुसा दोबारा, मेरिट पे काउंसलर भी नहीं, हो औकात ही कोई नहीं, शनाख्त ही कोई नहीं, आगाही कोई नहीं, पीछे ही कोई नहीं, तो मनसब कोई नहीं, सो अपने मकाम पे नहीं पहुंच गया। मैं जनरली ये समझता हूँ इमरान का जिस तरह का माजी है उसके मकाम का तय्युन अल्टीमेटली, और मैं लिख भी चुका हूँ कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में एक हाथ फेलियर सारी कामयाबियों पे पानी। मैं बड़ा तफसीली इस पे कॉलम लिख चुका हूँ। ये तारीख में चंद लोग ऐसे गुजरे हैं जिनका ज़बरदस्त कैरियर था, वाटरलू खा गया सारा। आज जब आप नेपोलियन की बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट वाज नॉट जस्ट अ मिलिट्री जीनियस, वो बहुत बड़ी बला थी भाई, वाटरलू खा गया। आज नेपोलियन का जिक्र होता है तो वाटरलू ज़हन में आता है। बायज़ीद यल्दनब वाज नेवर डिफीटेड, ऑटोमन्स का अमीर तैमूर ने जाके उसका वहाँ बेड़ा गर्क किया। वो उसके अपने हिस्टोरियन उसका जिक्र एमी हल्का सा ही करके गुजर जाते हैं। सो ये अभी मकाम मुकुम वाली बात कोई नहीं है। इमरान मेरे नज़दीक तो रस्ते में है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मेरी अपनी किस्म की है, वो रस्ते में है, फैसला होगा। इफ ही फेल्स, ना किसी को शौकत खानम, ना किसी को नमल, ना वर्ल्ड कप वगैरह, क्या कड़ौने। हम भी अजीब कौम है। वर्ल्ड कप और कितने मुल्कों में खेला जाता है, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, अफगानिस्तान टाइप इस तरह के बेचारे मुल्कों में ये खेल है। कौन सा खेल है ये? वर्ल्ड कप कहाँ से हो गया भाई? ये तुम्हारी वर्ल्ड इतनी की है, गोरों की छोड़ी हुई दुनिया जिस पे वो हुक्मरान रहे, वही तुम्हारी दुनिया है आज भी। वर्ल्ड कप क्या? वर्ल्ड कप ये नहीं याद रहना किसी को। इफ ही फेल्स एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ रूलर, या एक सरबराह के तौर पे, इफ ही फेल्स तो वो तो देखना है। अब रह गई टीम, ये फलाना फैक्टर, ढमकाना फैक्टर, तो हुजूर ये नहीं होता। मुझे आप एक असाइनमेंट, या मैंने खुद स्ट्रगल करके हासिल किया कुछ, या मुझे आपने गिफ्ट किया, ये कहते हैं सिलेक्टेड है तो फलाना, मैं कहता सब ठीक। मैंने अगर कोई पोजीशन कबूल की है
तो फिर टीम है या नहीं है, वो बेवकूफ़ हैं या अक्लमंद हैं, तजर्बाकार हैं ना तजर्बाकार हैं, दयानतदार हैं, सूफिया हैं, मैं आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। ये जो है ना कि द किंग इज ऑलवेज राइट, क्यों? मुशीर आपने दिए हैं उनको, कैबिनेट आपने, आपकी तजवीज़ ना, ही इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। जैसे कामयाबी का क्रेडिट कैप्टन को जाता है, भाई वर्ल्ड कप तो सबका था, उसका मेरा ख्याल है 99% क्रेडिट गया इमरान को। यही होता है। किसी को पता है कि शौकत खाना में किन किन लोगों ने, मैं जानता हूं, अरे अपने करीबी लोग हैं अमेरिका, कितने किसी को नाम भी नहीं पता। क्रेडिट डेफिनेट भाई। इसी तरह जीत का क्रेडिट अगर जर्नैल को जाता है तो हार का मामला भी फिर उसी को भुगताना है। तो मैं तो इन तफसीलात में नहीं जाता कि ये टीम पैड़ी है कि चंगी है तो तजर्बाकार है कि नहीं है। भाई पहले 22 साल क्या लगे रहे हो, यकतरफा तैयारी थी, सिर्फ इक़्तिदार के असूल तक था काम, उसका करना क्या है। तो मैं 20 बार ये मिसाल दे चुका हूँ कि बच्चा ज़हीन हो, ओ लेवल का भी, थोड़ी सी अकल हो, मैट्रिक का बच्चा हो, उसको पता होता है एग्जाम आ रहे हो, साथ साथ वो भी तैयारी कर ली। तो अगर तैयारी की है नहीं की है, कामयाबी अल्लाह कामयाब करे, बिकॉज उसकी कामयाबी का ताल्लुक 22-24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों के साथ है, आइंदा नस्लों के साथ है। तो मैं तो इसलिए दुआ गो, बाकी कामयाब उसका क्रेडिट, नाकाम सब किए किराए पे समझो पानी चल गया, खत्म। एब्सोल्युटली राइट। आपके इसी पॉइंट के ऊपर आपके इसी पॉइंट के ऊपर जनाब हसन निसार साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार, दानिश्वर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ हुई है और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर किसी की जीत का क्रेडिट उसे दिया जाता है तो उसके फेलियर का जो डिस्क्रेडिट है वो भी उसी को जाना चाहिए। अगर किसी कामयाबी का जिम्मेदार कोई कप्तान है तो नाकामी का जिम्मेदार भी वही कप्तान ही तस्वर किया जाना चाहिए। फिर टीम की परफॉर्मेंस ना होना, उसको मुरद इल्ज़ाम कतई तौर पर नहीं ठहराया जा सकता। और एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही उन्होंने कहा कि हम जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम देकर हम नर्सरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगले 30 साल में हम अपने मुंह पर, अपने थोबड़ों पर तमाचे मार रहे होंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, जब सिलेबस ठीक नहीं होगा, जब हम हुक्मरानों की, अपोजिशन और गवर्नमेंट की लड़ाइयों में ही फंसे रहेंगे, तो हम आने वाली नर्सरीज़ के ऊपर, नस्लों के ऊपर, जनरेशन के ऊपर क्या काम करेंगे। हसन निसार साहब ने वक्त निकाला, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मेरी तरफ से यही कुछ। जमील फारूकी को प्रोग्राम नेशनल डिबेट से इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।